सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वीवीपैट। वाई? क्योंकि अप्रैल के अंदर बिफोर इलेक्शंस, जैसे हर बार ही होता है, इस बार कोई नया नहीं था। हर बार ही इलेक्शन से पहले क्या होता है, कोई ना कोई बंदा पिटीशन डाल देता है अगेंस्ट ईवीएम, द यूज ऑफ ईवीएम। इस बार क्या हुआ था, एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बंदा है, जो टेस्ला का ऑनर है, या जो ट्विटर है आपका, जिसको आजकल बोला जाता है एक्स, या मेटा, फेसबुक एंड ऑल, ये सब मेटा के पास है। इनका जो हेड है आप बोल सकते हो, दैट इज एलन मस्क। इस बार एलन मस्क के द्वारा ट्वीट किया गया था अराउंड फेब्रवरी और समथिंग, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हो। उस बंदे ने बात की कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इलेक्शंस, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट सिक्योर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक किया जा सकता है, ये एलन मस्क बोल रहा है। और अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से ऐसा कोई बात आती है, कि एलन मस्क वो है जो स्पेस एक्स का ऑनर है। स्पेस एक्स जो आज के टाइम पे लीडिंग स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट लीडिंग स्पेस एजेंसी। दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वो है स्पेस एक्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो कि एलन मस्क की आप बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी में, एआई में, इन सब चीजों में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने लेवल पे, आप बोल सकते हो। अगर वो बंदा ऐसा बोल रहा है कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है, तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी दौरान हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस होने थे, आप बोल सकते हो, और हमारे यहाँ पे भी एक पिटीशन डाली गई कि एक बार फिर से ईवीएम की क्रॉस वेरिफिकेशन की जाए, कि क्या इज देयर एनी चांस कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में जिस ईवीएम का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, उसको हैक करने का कोई चांस नहीं है। इट इज लाइक कैलकुलेटर, नथिंग मच। कैलकुलेटर को अगर आप देखोगे, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है। कैलकुलेटर के लिए कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती है। कैलकुलेटर किसी पेन ड्राइव के साथ अटैच नहीं होता है, आप बोल सकते हो। कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेट करने का काम करता है, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ कैलकुलेट का करने का काम करती है कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी वोट्स गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आप इसको हैक कर सको। अब यहाँ पे जादू तो चलता नहीं है कि जादू चला दिया और हैक हो गया। उसके लिए या तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, या पेन ड्राइव की कनेक्टिविटी चाहिए, या फिर किसी दूसरे सोर्स के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। मान लो प्लग लगता हो, या फिर किसी डिवाइस के साथ, केबल के साथ वो अटैच होता हो। ऐसा कुछ तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, तो ये हैक कैसे होंगी? सिंपल यहाँ पे इसका काम क्या है, कैलकुलेट करना, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके हैक होने का चांस नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिस तरीके की ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हैक किया जा सकता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं या स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, तब तो ये ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, तब तो ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बैलेट पेपर जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत की चुनाव में होता है, कि पर्ची सी होती है, उसके ऊपर आपने मोहर लगाना है, फोल्ड करके बक्से में डाल देनी है। वो वाले सिस्टम को आज भी ये यूज करते हैं अपने नेशनल इलेक्शंस में और स्टेट इलेक्शंस में। लेकिन जो लोकल इलेक्शंस है, वहां पे ये ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले। हमारे यहाँ पे लोकल इलेक्शंस में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, स्टेट इलेक्शंस या फिर लोकसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है। उनकी जो ईवीएम्स हैं, उनको हैक किया जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इस सेंस में है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, और उनको आउटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। पेन ड्राइव लग सकती है, केबल लग सकती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो हमारी ईवीएम इज लाइक कैलकुलेटर। जैसे कैलकुलेटर को आप हैक नहीं कर सकते, इसको भी आप हैक नहीं कर सकते हो। और ये बात पचासों बार आप बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात पचासों बार बोल चुके हैं, लेकिन स्टिल ये मुद्दा बार बार उठता है। हाँ, हाँ, ये हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं हैक होने का। हाँ, ये बस ऐसे होता है।
3 डब्बे भी नहीं होते हैं एक्चुअली। ईवीएम को अगर सिर्फ देखोगे, वो तो ये बैलेट यूनिट है आपके पास, ऐसे बना होता है बोर्ड सा। इधर आपके पास कैंडिडेट का सिंबल होगा, आप बोल सकते हो, यहाँ पे बटन होगा, नंबर 2 यहाँ पे बटन, नंबर 3 यहाँ पे बटन, पार्टी का नाम लिखा होता है, समथिंग लाइक दैट आप बोल सकते हो। इसको कनेक्ट किया जाता है एक छोटी से यूनिट के साथ, जो इसका कंट्रोलिंग यूनिट होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये रखा जाता है जहां पे आप वोट डालने जाते हो, वहां पे ऐसे मार्जिन की होता है एरिया, वहां पे आप वोट डालते हो, उधर ये लिखा रखा होता है। ये वाला जो इसका कनेक्टिंग यूनिट है, इसको रखा जाता है कहां पे, इसको रखा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, मतलब जो इलेक्शन ऑफिसर वहां पे बैठा होता है। इसका काम क्या है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ईवीएम वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है, नथिंग एल्स। अगर उसकी वर्किंग रुक जाती है तो ये बंद हो जाएगा। अगर उसकी बैटरी लो हो रही है, क्योंकि ये बैटरीज पे चलती है, सेल पे चलती है, बैटरीज ना कैलकुलेटर में डलती है, वैसे इसमें क्या है, बैटरीज पड़ती है, अगर उसकी बैटरी लो हो जाएगी तो वो सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, नथिंग एल्स। और ये कोई केबल कनेक्टिविटी नहीं है। केबल कनेक्टिविटी का मतलब है कि निकाल दिया डाल दिया, वो वाली चीज नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम करते हैं कि इसको निकाल सकते हो लगा सकते हो, वो वाला चीज नहीं है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कनेक्टिविटी होती है, मतलब वायर फिक्स होती है, तो मतलब दिस इज ईवीएम। और जो तीसरा बक्सा यहां पे रखा होता है वो होता है आपका वीवीपैट, वो होता है आपका वीवीपैट। जब आप इधर बटन प्रेस करते हो तो वीवीपैट में एक छोटी सी विंडो बनी होती है, उसमें एक पर्ची शो होती है। उस पर्ची के ऊपर जो कैंडिडेट को आपने वोट की है उसका सीरियल नंबर, 1 2 3 4 5 कितने होंगे, उसमें से सीरियल नंबर और उसका सिंबल क्या है, वो पर्सन कौन है, ये 3 बातें लिखी होती है। आपने इधर बटन प्रेस किया, वहां पे पर्ची शो होगी 7 सेकंड के लिए, आपको दिख जाएगा आपकी वोट कहाँ पे गई है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पर्ची कट होके लॉक्ड जो आपका बॉक्स होता है उसमें लॉक हो जाती है। दैट्स इट। ये वीवीपैट अलग चीज है, हम ईवीएम की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर हम वीवीपैट की बात करेंगे। पहले ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं लगा होता था, अभी इसको लगाया गया, इंस्टॉल किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, जो कि ऐसा कोई ना बोले कि मैंने वोट कहीं और डाली थी और डल कहीं और गई। चक्कर क्या होता है कई बार कि जैसे यहाँ पे 10 12 15 आपने से बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और बहुत सारे बटन है। अब जिन लोगों को नहीं इतना हिसाब होता वोट डालने का, देखो शुरू वाले 1 2 3 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। यहाँ पे कई बार ये होता है कि वोट इसको डालनी है, बटन वो गलती से ऊपर वाला प्रेस कर देते, बाद में शोर मचा देते, मेरी वोट कहीं और चली गई। वो कई बार ह्यूमन एरर होता है, आप बोल सकते हो। आप ध्यान से देखो ना कि ऐसे सामने मैच करना है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो, इधर इतने सारे कैंडिडेट्स के नाम है और इतने सारे बटन्स है, वो कई बार ऊपर वाले 2 3 में तो कन्फ्यूजन नहीं होती, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, लेकिन जो बीच वाले होते हैं उसमें कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बुजुर्ग है या कोई वैसा बंदा है जिसको नहीं समझ आ रहा, आप बोल सकते हो। ऐसे लोग भी तो हमारे देश में होते हैं जिन्होंने कभी मोबाइल फोन भी नहीं यूज किया होता, वो भी तो वोट डालने जाते हैं। फिर वहां पे शोर मच जाता है कि ये वोट मैंने डाली तो कहीं और थी, मैंने तो इसको डालनी थी, ये किसी और को चली गई। तो वो मशीन की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, आपने बटन गलत प्रेस कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे चक्कर क्या होता है, सारे बटन एक कलर के होते हैं और इधर लिखा जो होता है वो भी एक कलर का होता है, आप बोल सकते हो सेम, अगर आप ओरिजिनल इसकी फोटो देखोगे तो उस वजह से गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो अलग अलग कलर्स दे दिए जाए, फिर थोड़ा सा इजी हो सकता है, आप बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई करना कि इस वाले कलर में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो जब ये पार्टीज वगैरह होती है बताते हैं कि ईवीएम के ऊपर इस नंबर पे हमारा सिंबल है, इस नंबर वाले बटन को आपने प्रेस करना है, तो आप काउंट करके भी कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, अच्छा नंबर 4 वाले को करना है मैंने, ऐसे भी कर सकते हो, बुजुर्ग बंदा अगर कोई है तो। लेकिन स्टिल गलतियां हो जाती हैं। सो इस वजह से ये बड़ा न्यूज में रहा है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो लिखो इसके बारे में। इन एसोसिएशन फॉर इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिटीशन पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट
डिसमिस्ड, डिसमिस कर देना, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द रिक्वेस्ट फॉर full cross verification, full cross verification of EVM, electronic voting machine data, of EVM data with VVPAT record, with VVPAT record. वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट की फुल फॉर्म लिख लेना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सो रिसेंटली आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ मान सकते हो। इनके द्वारा एक पिटीशन डाली गई थी अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक रिक्वेस्ट डाली गई थी, आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, कि इलेक्शंस में जब आप इलेक्शन करवाओगे, वोटिंग होगी, तो ईवीएम का जितना भी डाटा होगा और जितनी पर्चियां आपकी वीवीपैट में इकट्ठी होंगी, उन सब को कंपेयर किया जाए, उनकी वेरिफिकेशन की जाए। अब ध्यान से देखो, फिर फायदा क्या हुआ? फिर पेपर बैलेट ही आप यूज कर लो अगर आपने पर्चियां काउंट करनी है तो। सिंपल मुद्दा है ना। ध्यान से देखो, आप पेपर बैलेट यूज करो, फिर पर्चियों के ऊपर मोहर लगवाओ, एक तो बंदों के लिए आसान हो जाएगा, और बाद में पर्चियों को काउंट कर लेना, जैसे तुम पहले करते थे, 2004 से पहले यही होता था, वो कर लेते। सर काउंटिंग वैसी होती है, सेम प्रोसेस होता है जैसे नॉर्मल करते हैं? काउंटिंग का प्रोसेस है ही नहीं ना। ध्यान से देखो, अगर आपने ईवीएम का इस्तेमाल किया है, ईवीएम का डाटा आपको बता देगा किस पार्टी को कितनी वोट्स गई हैं, खत्म। तभी तो आज इलेक्शन खत्म हुए, अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। दूसरे पेपर बैलेट में क्या होता है? आप पर्चियों के ऊपर मोहर लगा लगा के बक्सों में बंद करवा के आते हो, फिर उन बक्सों के ऊपर 15-15, 20-20 दिन, डेढ़ महीना पुलिस की ड्यूटी रहती है। फिर एक दिन तुम सारे बक्से खोलते हो, फिर सारी पर्चियों को काउंट करते हो कि ये पर्ची इसकी, ये इसकी, ऐसे करके फिर तुम बताते हो किसको कितनी वोट्स गई हैं। अब ईवीएम क्यों लेके आए? कि वो जो आपका 15-15, 20-20, डेढ़ महीना, एक तो जो आप ड्यूटीज लगाते हो टीचर्स की या पुलिस की, वो ना लगानी पड़े। क्योंकि मान लो आज आपका इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन खत्म, अगले ही सेकंड तुम्हें ईवीएम बता देगी कि किसको कितनी वोट मिली है। इट इज अ कैलकुलेटर ना। अब कैलकुलेटर में मैंने डाला 50 प्लस 50 प्लस 50, तो वो अगले सेकंड बता देगी 150 हो गया, खत्म। इसीलिए तो ईवीएम लेके आए हैं। और अगर मैंने करना ही ये है कि इधर मैंने वोट डाली, फिर मैंने जहां वोट डाली है वो मेरी पर्ची प्रिंट होगी, वो पर्ची प्रिंट होके बाद में कट होके बक्से में कैद होगी, बाद में मैंने बक्से को खोल के पर्चियां ही काउंट करनी है, तो फिर ईवीएम क्यों लेके आए हो? अगर पर्चियां ही काउंट करनी है तो ईवीएम का क्या मतलब? यहाँ पे कोई फायदा है ईवीएम का? एज सिंपल एज दैट। लेकिन हाँ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मान लो, हमें ये श्योरिटी तो होनी चाहिए कि ईवीएम में जो आप वोट डाल रहे हो वो वीवीपैट में भी सेम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी में, जैसे आपके यहाँ से अभी एमपी के इलेक्शंस हुए होंगे तो आपको पता होगा, एक एरिया होता है जिसमें एक सीट होती है एमपी की, उस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। अब उसमें 15 विलेज भी हो सकते हैं, उसमें 50 विलेज भी हो सकते हैं, उसमें 500 विलेज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कॉन्स्टिट्युएंसी का साइज क्या है। हर एक विलेज में आप बोल सकते हो बैलेट पेपर आपके पास होता है। हर एक विलेज में आपके पास बैलेट पेपर का मतलब क्या है? बैलेट यूनिट। हर एक विलेज के अंदर इलेक्शन बूथ बनता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसमें एमपी के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्युएंसी में मान लो 50 विलेज आते हैं, तो 50 विलेज में 50 इलेक्शन बूथ बनेंगे सेम कैंडिडेट के लिए, आप बोल सकते हो। 50 में से किन्हीं 5 को कंपेयर कर लो, 50 के 50 की पर्चियां और इसका डाटा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 5 को कंपेयर कर लो। अगर 5 में कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है
मान लो कि 4 में तो बिल्कुल कंपेयर हो गया, जितना ईवीएम ने बताया था कि इतनी वोट इसको पड़ी है उतनी पर्चियां बता रही हैं। अगर 4 में तो सही हो गया, 5वें वाली में मान लो कि ईवीएम कैंडिडेट को, किसी को, बीजेपी के कैंडिडेट को मान लो ज्यादा वोट दिखा रही है, और पर्चियां जब देख रहे हैं तो वो पर्चियों में उसको कम वोट मिल रही है, तो मतलब वहां पे गड़बड़ हो रही है। फिर सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पर्चियों को काउंट कर लो, नहीं तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है 2019 में कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी ईवीएम्स का इस्तेमाल होगा उसमें से 5 ईवीएम के डाटा को ये पर्चियों के साथ कंपेयर करना है कि अगर ईवीएम बता रहा है कि 10,000 वोट मिली हैं बीजेपी के कैंडिडेट को, तो क्या 10,000 पर्चियां हैं इसमें वीवीपैट्स के अंदर जो उसको वोट दिलवा रही हैं? आपने कंपेयर कर लेना, लेकिन सिर्फ 5 का। अगर सारा ही आपने कैलकुलेट करना है तो फिर ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो। पर्चियों तो आप पहले भी डाल ही रहे थे, डिफरेंस क्या हुआ उसमें? कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं है। तो फिर ईवीएम लेके तो आपने एक्स्ट्रा खर्चा ही बढ़ाया और कुछ नहीं। इससे अच्छा था वो पेपर से, पैम्फलेट से छापते, जिसके ऊपर कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं, बक्से बने होते हैं, उसमें आप मोहर लगाते हो, इकट्ठा करके उसको बक्से में डाल देते हो, पर्चियां काउंट कर लेते हो। सो आजकल ये पर्चियां काउंट करने वाला सिस्टम ऑल ओवर इंडिया नहीं होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 ईवीएम्स की जो पर्चियां हैं, जो वीवीपैट की पर्चियां हैं, उसको कंपेयर किया जाता है, सबका नहीं किया जाता। तो यहां पे इसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन was first was first trialed in was first trialed, जिसका ट्रायल है TRIALED, trialed in May 1982, trialed in May 1982 in the by-elections of, इन द बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। कई बार होता है ना कि कैंडिडेट रिजाइन कर देता है, फिर सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। इन द बाई इलेक्शंस ऑफ, बाई है BY नॉट BI, इट्स BY, बाई इलेक्शंस ऑफ परवूर, PARAVUR, परवूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, परवूर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला, ऑफ केरला। हमारे देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 में किया गया था। केरला की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में MLA के बाई इलेक्शंस हुए थे, वहां पे इस्तेमाल इसका हुआ। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है परवूर, परवूर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। 1982 पहली बार इंडिया में ईवीएम का इलेक्शंस में इस्तेमाल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन 2004, in 2004 the election commission of India, in 2004 the election commission of India took a historic decision, took a historic decision to use only EVMs, to use only EVMs for the Lok Sabha elections, only EVMs for the Lok Sabha elections। 2004 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया जब जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, कहीं पे भी पेपर बैलेट का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का इस्तेमाल होगा, सिर्फ ईवीएम का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। तो 2004 के इलेक्शन से लेके आज आप 2024 के इलेक्शन में पहुंच चुके हो। 4 में इलेक्शन हुए, 9 में इलेक्शन हुए, फिर 14 में हुए, फिर 19 में हुए, फिर 24 में हुए। इन सारे इलेक्शंस में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है लोकसभा के इलेक्शंस में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईवीएम हैज 2 पार्ट्स, ईवीएम में 2 हिस्से होते हैं। ईवीएम हैज 2 पार्ट्स,
नंबर 1, द कंट्रोल यूनिट ब्रैकेट में लिखना, एंश्योर द वर्किंग ऑफ ईवीएम। भाई जो मैंने आपको बताया कि ये बताता रहता है कि ईवीएम चल रही है कि नहीं चल रही है, सेल डाउन हो गए, वो सब बताता है। एंश्योर द वर्किंग ऑफ ईवीएम, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। नंबर 2 है बैलेट यूनिट, बैलेट BALLOT, बैलेट यूनिट, ब्रैकेट में लिख लेना, यूज्ड टू कास्ट वोट, यूज्ड टू कास्ट वोट। ये जो है जिसके ऊपर जाके बटन प्रेस करते हो वो है बैलेट यूनिट। और ये बैलेट यूनिट जो है ये कनेक्ट होता है किसके साथ, कंट्रोल यूनिट के साथ। कंट्रोल यूनिट आपको बताता है कि ईवीएम की वर्किंग चल रही है कि नहीं चल रही है, सेल डाउन है कि चार्ज है, वो सब आपको बता देता है। एज सिंपल एज दैट। ये जो बैलेट यूनिट है ये रखा होता है वोटिंग बूथ में, वोटिंग बूथ इन द सेंस जहां पे जाके आप वोट करते हो उस वाले एरिया में। ये पड़ा होता है किसके पास, बिल्कुल उसके पास बैठा होता है आपका ऑफिसर, जिसको बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर आप बोल सकते हो। तो उस बंदे के पास पड़ा होता है, तो उसका एक्सेस उस बंदे के पास होता है। ये इसको कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इतना बताता है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कुछ इसका पर्पस नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट लिखो, ईवीएम्स कैन रिकॉर्ड, ईवीएम्स कैन रिकॉर्ड मैक्सिमम 2000 वोट्स, EVM can record maximum 2000 votes, comma, there is no operating system, there is no operating system used in these machines, no operating system used in these machines। ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो, इट इज लाइक मशीन का दिमाग जो मशीन को चलाता है, आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो जैसे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें सीपीयू हमारे पास होता है जो पूरा उसका वर्किंग एंड ऑल उन सब चीजों को चलाता है, वैसा कुछ ईवीएम के अंदर नहीं होता, वैसा कुछ आपको ईवीएम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट करने का काम करता है, और कैलकुलेटर में सीपीयू का इस्तेमाल नहीं होता। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नहीं होता है, बस सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको देखने को मिलती है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, और इसके ऊपर मैक्सिमम 2000 वोट जो है वो कास्ट की जा सकती है। मतलब आपके पास ये ईवीएम आई, वैसे मोस्टली गांव अगर आप देखोगे 1500 2000 के बीच में ही इतने की वोटिंग होती है। अगर मान लो कोई गांव है ऐसे भी पड़े हैं जहाँ पे 10-10 हजार वोट है, आप बोल सकते हो 10-10 हजार वाले गांव शहर भी तो पड़े हैं। वहां पे क्या होता है, एक ईवीएम वाला बैलेट यूनिट आया, उसके ऊपर 2000 वोट कास्ट होगी, उसको उठा लिया, फिर दूसरा वहां पे रख दिया, उसके ऊपर 2000, फिर उसको उठा लिया, तीसरा वहां पे रख दिया। तो एक बैलेट के ऊपर मैक्सिमम 2000 वोट डाली जा सकती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है स्टोर करने की, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है डाटा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट लिखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has provided several proof has provided several proofs that EVMs are cannot be tempered, EVMs are cannot be tempered, TAMPERED, cannot be tempered। टेम्परिंग का मतलब होता है उसमें कोई गड़बड़ करना, आप बोल सकते हो। कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रूफ दिया है कि इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती। क्या प्रूफ है? तो नीचे लिख लो प्रूफ्स, क्या क्या प्रूफ आपके पास है जिससे आप ये जस्टिफाई करोगे अपने आंसर में। मेंस का कभी आंसर लिखना पड़ गया
तो उसमें ये जस्टिफाई करोगे कि ईवीएम की टेम्परिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ आपको डाटा दिया है, कुछ प्रूफ्स दिए हैं कि इसकी वजह से इसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती। वो कौन कौन से प्रूफ है? नंबर 1, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन की तरह इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सेलुलर कनेक्टिविटी इसमें नहीं हो सकती है। नंबर 2, नो वाईफाई कनेक्टिविटी, वाईफाई के साथ कनेक्ट होने का भी इसका एक्सेस नहीं होता है, आप बोल सकते हो। नंबर 3, नो आउटसाइड कनेक्टिविटी, कोई केबल लगा के कहीं पे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई पेन ड्राइव नहीं लगा सकते इसमें, कोई हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते। नो आउटसाइड कनेक्टिविटी। नंबर 4, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ के साथ भी ये ईवीएम्स कनेक्ट नहीं होती। तो जब बाहर किसी चीज के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको कैसे करोगे हैक? अब कल को कोई बोले कि ये जो वाटर कूलर रखा हुआ है ये हैक हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो हो जाएगा? ये तो फिर भी इसका तो प्लग लगता है, इसका तो प्लग भी नहीं लगता, इसकी कोई इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी नहीं है, आप बोल सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैक ईवीएम्स, आप बोल सकते हो। ये बेफालतू की बातें करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, इलेक्शन से पहले तो बड़ा शोर मचा रहे थे कि ईवीएम्स जो हैं आपकी, ये इस बार ये फिर करेंगे, ये बोल रहे हैं 400 पार, तो इस बार इन्होंने ईवीएम्स वाला कांड कर दिया है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया फिर क्यों नहीं बोला कोई? अगर ये चीज लिख के ले लो, अगर इनके पास मान लो 300 से ज्यादा सीट्स आ जाती ना, तो कांग्रेस ने फिर शोर मचाना था कि ईवीएम्स को हैक किया गया है। अब कांग्रेस को पता है कि पिछली बार तो 50 के अराउंड घूम रहे थे, अभी इस बार 100 के अराउंड आ गए हैं, तो मतलब नहीं, ईवीएम नहीं हुई है हैक, तो वो इस बार भी करते अगर उन्होंने पिछली बार की थी। अच्छा, ये ईवीएम 2004 से चल रही है, अब वहां पे 2009 में इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस फिर से जीत गई, तब बीजेपी बोल रही थी कि इन्होंने ईवीएम्स को हैक किया है। जब 2014 में बीजेपी जीत गई तो तब कांग्रेस बोल रही कि इन्होंने हैक किया है। फिर 2019 में फिर बीजेपी जीत गई, फिर बोल रहे इन्होंने हैक किया। तो ये अपनी मर्जी से आप बोल सकते हो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बना लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, आप बोल सकते हो। जब वो बोल रही है कि ये हैक नहीं हो सकती है तो ये नहीं हो सकती है। अब आपको किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, किसी वाईफाई के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, कोई आउटसाइड कनेक्टिविटी, कोई पेन ड्राइव, कोई केबल इसमें नहीं लगती है, तो फिर कैसे होंगी हैक? पॉसिबल नहीं है, टेम्परिंग नहीं की जा सकती इसकी। और जो ईवीएम्स आती हैं आपके पास जिसके ऊपर आप वोट कास्ट करते हो, ये ईवीएम्स सरकार नहीं बना के दे रही है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के अधीन नहीं आता है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिंपल। ये देखो ना, ये यूनिट, यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा कि कितनी किसको। एक्चुअली यहाँ पे सीरियल नंबर होता है कि इस सीरियल नंबर वाले कैंडिडेट को इतनी वोट गई है, क्योंकि ये देखो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हर एक में सीरियल नंबर होता है। इस सीरियल नंबर वाले को इतनी गई है वोट, इस सीरियल नंबर वाले को इतनी गई है, उसको आप नोट कर लोगे। सिंपल। सारी ईवीएम्स का डाटा इकट्ठा करो, उसको कैलकुलेट कर लो, ये इजी है ना, एज कंपेयर टू सारी पर्चियों को इकट्ठा करना और उनको। अब पर्चियों में गड़बड़ भी होती है, पर्चियों में गड़बड़ नहीं होती, हाँ कैंसिल कर देते। इस बार जैसे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए थे चंडीगढ़ में, अगर तुम लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी हो, तो वहां पे बीजेपी का ऑफिसर बैठा हुआ था, वो कैसे कैंसिल कर रहा था बेवजह, और कितना उसका इस बार मतलब बना था वो मुद्दा। हाँ, वो तो कैंसिल हो जाती है। अब वहां पे अगर आपने ये, मतलब जब से हम वोट डाल रहे हैं तब से तो ईवीएम ही आ रही है लोकसभा के इलेक्शंस में, लेकिन ये पंचायत वाले में भी अगर आप वोट डालते हो तो वहां पे तो अभी भी बैलेट पेपर होता है। वहां पे ऐसे बक्से से बने होते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं ना होता इतना, ऐसे बने होते हैं। मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपने जो मोहर लगानी है इधर लगानी है, वो अगर किसी ने इधर लगा दी या इधर लगा दी या इधर लगा दी तो वो कैंसिल हो जाती है। अब उसमें किसका कसूर है? उतनी की गलती, उतनी तो वोट्स कैंसिल वहां पे भी होती हैं, आप बोल सकते हो, होती है कि नहीं? सिंपल।
नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखना सब हेडिंग वीवीपैट। अब ये वीवीपैट का क्या मुद्दा है, क्योंकि ये ईवीएम के साथ नहीं है, ये अलग है। वीवीपैट सो लिखना है इसमें द वोटर वेरीफिएबल। अच्छा, किसी किसी जगह पे वेरीफाइड लिखा होता है, इट इज नॉट वेरीफाइड, इट इज वेरीफिएबल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म यही बताता है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। द वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल was first used in Noksen Assembly, NOKSEN, in Noksen Assembly elections of Nagaland, Noksen Assembly elections of Nagaland in 2013, 2013, in 2013, comma, later in June 2017, later in June 2017, Election Commission of India, ECI लिखते हैं इसको, Election Commission of India decided to introduce 100% EVMs with VVPAT. 100% EVMs with VVPAT. सो सबसे पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल नोकसेन में हुआ था। नोकसेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागालैंड की। जब वहां पे एमएलए के इलेक्शंस होते हैं नागालैंड में, तो उसमें नोकसेन जो है एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक एमएलए खड़ा होता है, आप बोल सकते हो। वहां पे पहली बार किया गया था नागालैंड में इन 2013 कि ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था, टेस्टिंग हुई, आप बोल सकते हो एक तरीके से। पहली बार ये बीच वाला बक्सा जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इसका इस्तेमाल हुआ था ईवीएम के साथ नोकसेन में। लेटर 2017 में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि लोकसभा के जब जब इलेक्शंस होंगे, या फिर अगर आप स्टेट असेंबली में भी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल होगा साथ में वीवीपैट जरूर लगा के देंगे आपको। आज के टाइम पे जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल होता है साथ में वीवीपैट जरूर लगा होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ईवीएम है सिर्फ, वहां पे वीवीपैट नहीं है, क्योंकि ईवीएम के ऊपर आपने बटन प्रेस किया, आप कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पे आपको पर्ची शो हो जाएगी कि आपकी वोट कहाँ गई है, आपको कंफर्म हो गया ना, सिंपल। अगर मान लो आपने पता है कि मैंने यही बटन प्रेस किया है पहले वाला, लेकिन यहाँ पे वोट शो हो रही है सेकंड नंबर वाले को, तो मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ है तो उसी टाइम आप ऑफिसर के पास जा सकते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है, वो ईवीएम चेंज कर देंगे, सिंपल। अच्छा, मान लो सारी वोट्स डल चुकी हैं, लास्ट में जाके गड़बड़ हुई, तो वो क्या करेंगे, वो पर्चियां काउंट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, पर्चियां काउंट कर लेंगे, उसमें क्या सिस्टम है, तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। और अगर मान लो कि बहुत ही ज्यादा गैप आ रहा है ईवीएम में और पर्चियों में, तो वहां पे इलेक्शंस दोबारा से करवा लेंगे। आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, मतलब टेम्परिंग नहीं होगी कहीं पे भी, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, इन 2019, 2019, इन 2019 सुप्रीम कोर्ट declared that in 2019 Supreme Court declared that VVPAT slips of 5 EVMs should be counted in every constituency, should be counted in every constituency। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर कम से कम आपके पास 50 विलेज हैं, आप बोल सकते हो, और हर एक विलेज के अंदर वोटिंग बूथ बना हुआ है।
तो यहाँ पे जो आपका इलेक्शन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, इन 50 विलेजेस में से सिर्फ किन्हीं 5 विलेजेस की ईवीएम को उठाएगा और उनके वीवीपैट की पर्चियों को उठाएगा, कंपेयर कर लेगा। अगर ईवीएम भी बोल रही है कि 10,000 वोट इसको गए हैं और पर्चियां भी उतनी निकली है, इट मीन्स सही है। सबका काउंट नहीं करना, सिर्फ 5 का काउंट करना है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, क्योंकि मशीनरी में जो भी मशीन होती है आपके पास उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। वैसे तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बूथ में इनको लेके आता है, पहले टेस्टिंग करके लेके आता है कि इधर वोट डाली जा रही है, पर्ची भी वही आ रही है, इधर वोट डाली जा रही है, पर्ची भी वही आ रही है, सारी टेस्टिंग होके आती है। लेकिन इन केस जब लोगों ने बोला कि नहीं इसकी टेम्परिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला चलो टेम्परिंग अगर आपको शक है तो आपका शक निकाल देते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी ईवीएम्स लगी हो उसमें से सिर्फ कोई रैंडम 5 की आपने पर्चियां कंपेयर कर लेनी है ईवीएम के डाटा के साथ। वीवीपैट की पर्चियां ईवीएम के डाटा के साथ कंपेयर कर लेनी है, अगर सेम निकलेंगी तो मतलब कोई टेम्परिंग नहीं हुई। सिंपल। नेक्स्ट लिखो, इसी वीवीपैट में लिख लेना वर्किंग ऑफ वीवीपैट। वर्किंग ऑफ वीवीपैट, इसमें लिखो स्टेप 1। स्टेप 1, when a vote is cast, when a vote is cast, VVPAT prints a slip. When a vote is cast, VVPAT print a slip containing, ये important है, containing serial number, containing serial number, comma name, serial number, comma name and symbol of candidate। सिंबल ऑफ कैंडिडेट, 3 चीजें हैं, याद रखना। ये एक पेपर में पूछा गया था कि वीवीपैट पे क्या क्या शो होता है। एक तो सीरियल नंबर, कि कितने नंबर पे है बैलेट यूनिट में। एक उसका नाम कैंडिडेट जो है, और उसका सिंबल क्या है वो। ये 3 चीजें पर्ची के ऊपर लिखी होती हैं जो आपको वीवीपैट की विंडो के अंदर देखने को मिलती है। सिंपल। नेक्स्ट लिखना स्टेप 2, दिस स्लिप is visible for 7 seconds, visible for 7 seconds, then cut and falls into a sealed box, then cut and falls into a sealed box। ठीक है, 7 सेकंड आपको दिखती है, उसके बाद अपने आप कट होके नीचे बक्से में जो सील्ड बॉक्स होता है उसमें जाके ये जमा हो जाती है। स्टेप 3, if there is any doubt, if there is any doubt, then these slips can be counted, then these slips can be counted। अगर कोई डाउट होता है तो आप इन स्लिप्स को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। सिंपल। इसमें देखना इसकी फोटो, ये आपके पास कंट्रोल यूनिट है, नॉट कंट्रोल यूनिट, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये आपके पास बैलेट यूनिट है जहां पे आप वोट डालते हो, ये आपके पास कंट्रोल यूनिट है आप बोल सकते हो। और ये जो सेंटर वाला है ये क्या है, वीवीपैट है। वीवीपैट को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पर्ची शो होती है आपको, शीशा सा लगा होता है उसके अंदर पर्ची शो होती है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो अंदर ही फिर 7 सेकंड के बाद कट होके सील हो जाती है आप बोल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको काउंट करना है तो निकालो और उसको काउंट कर लो। सिंपल, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द ईवीएम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट लिखना
that is home voting. home, HOME, home voting. अब ये भी इलेक्शंस के साथ ही रिलेटेड है, तभी ये सब न्यूज में चल रहा था. होम वोटिंग. सो लिखो इसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम provides the facilities of home voting, the facilities of home voting in the general elections of 2024, in the general elections of 2024. 2024 के जनरल इलेक्शंस में पहली बार होम वोटिंग का जो सिस्टम है, जो फैसिलिटी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है. होम वोटिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि घर बैठे बैठे आप वोट कर सकते हो. कैसे? लिखो नेक्स्ट. दिस इनिशिएटिव started with the vision, this initiative started with the vision, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, no voter is left behind. with the vision, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, no voter is left behind. तो कोई वोटर रह ना जाए, आप बोल सकते हो. मान लो कोई अपाहिज बंदा है, या किसी को चोट लगी है, या बुजुर्ग है, बीमार है, पोलिंग बूथ में नहीं जा सकता, तो वो घर बैठे, ऐसा ना हो कि मैं वोट कास्ट नहीं कर पाया. वोट हर एक बंदे को कास्ट करने का अधिकार है, जब तक वो मर नहीं जाता. एज सिंपल एज दैट. वो उसका अधिकार है, क्योंकि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो लिख लो ये नेक्स्ट पॉइंट. इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. राइट टू वोट इज, नीचे 4 ऑप्शन थे, और ये रिसेंट ही आई थिंक 2022 का. फंडामेंटल राइट है, या लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या स्टैट्यूटरी राइट है. ऐसे 4 ऑप्शंस दी हुई थी. सो राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर, right to vote is a constitutional right under article 326, article 326, article 326 of Indian Constitution, article 326 of Indian Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ने तो पढ़ा भी हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 326 है, इसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि जब लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन होंगे, तो उसमें जो लोग 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, वो वोट करने का अधिकार रखते हैं. जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस टाइम पे वोट के लिए एज होती थी 21 साल. फिर उस 21 साल को चेंज किया गया बाय 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, अमेंडमेंट की गई, संशोधन किया गया 1988 में. सो 1988 के बाद से, मतलब 89 से लेके अभी तक हमारे पास वोटिंग एज क्या है? 18 साल. 1950 से 88 तक कितनी थी? 21 साल. ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं? आर्टिकल 326 के अंदर. पढ़ोगे आप आगे चल के पॉलिटी में. नेक्स्ट लिखो. अंडर द सिस्टम ऑफ होम वोटिंग, अंडर द सिस्टम ऑफ होम वोटिंग, persons with disabilities, persons with disabilities meeting 40% benchmark disability, meeting 40%, 40% benchmark disability criteria, and senior citizens criteria, and senior citizens aged above
aged above 85 years, aged above 85 years can cast vote from home, can cast vote from home with the help of polling staff, with the help of polling staff. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ स्टाफ असाइन करेगा, जो बंदे मतलब गांव के अंदर कितने ही होंगे, कोई 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, जो बहुत बुजुर्ग हैं कि पोलिंग स्टेशन में आ ही नहीं सकते। 85 से एज ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो डिसेबल्ड होना चाहिए 40% डिसएबिलिटी के साथ, मतलब उसकी बॉडी में 40% डिसएबिलिटी है। आप बोलो कि मेरी उंगली काम नहीं करती तो वो नहीं चलेगा, दैट इज नॉट 40% डिसेबिलिटी ना, कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, फिर आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा घर पे बैठे बैठे वोट करने में। होते हैं कई लोग जिनके टांगे काम नहीं करती है, समथिंग लाइक दैट आप बोल सकते हो, तो फिर वो घर पे जाके उनसे वोट डलवा के वो ले आते हैं प्रॉपर सीक्रेसी के साथ। उतनी ही सीक्रेसी आपको दी जाती है, कोई आपको नहीं जान पाएगा आपने वोट कहाँ पे डाली है, ये पूरा सीक्रेट मामला होता है। हमारे यहाँ पे जो वोट डाली जाती है ये ओपन सिस्टम नहीं है, ये सीक्रेट सिस्टम है। कोई आपसे मतलब वहां पे कोई अफसर भी आपसे नहीं पूछ सकता कि आपने वोट किसको डाली है। अब जो वोट डलवाने के लिए जा रहा है वो भी नहीं देख सकता कि ये वोट किसको डाल रहा है, वोट अपनी सीक्रेसी में डालेगा पूरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अदर इनिशिएटिव्स बाय इलेक्शन कमीशन, other initiatives by election commission to make voting inclusive, to make voting inclusive। inclusive मैंने कई बार ये शब्द आपको समझाया है। inclusive का मतलब होता है सबको लेकर चलना साथ में, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको इंक्लूड करना, पिछड़े से पिछड़े बंदे को भी साथ में इंक्लूड करना। मैंने कई बार बात की है इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे वोटिंग को इंक्लूसिव बनाने के लिए मतलब सारे लोग वोट कर सके। अब ध्यान से देखो, इस बार हमारे 2024 के इलेक्शन हुए, जितने हमारे पास टोटल वोटर्स हैं दैट इज मोर देन 85 करोड़, उसमें से सिर्फ 65.7% वोटर्स ने वोट किया है, बाकियों ने वोट ही नहीं किया है। इनफैक्ट 2019 में 67% वोटर्स ने वोट किया था, इस बार उससे भी कम हो गया है। अभी तक की हमारी देश की हिस्ट्री में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67% वोटर्स ने वोट किया है, कभी 67% से ऊपर हमारे यहाँ पे टोटल वोटिंग टर्नआउट नहीं आया है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम 67% और वो भी 2019 में। 67% अगर वहां पे वोट करने के लिए आ रहे हैं तो बाकी बचे हुए जो आपके पास है दैट इज अराउंड 33%, वो लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं, वोटर्स हैं वोट नहीं कर रहे हैं। और इस बार कितना है 65.7%, और कम हो गया आप बोल सकते हो। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, सो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं तो लिखो इसमें। नंबर वन, पोस्टल बैलेट, पोस्टल, पोस्टल बैलेट। तो इसमें लिखना इट अलाउज, इट अलाउज votes being, votes being sent by post, votes being sent by post, comma, only following persons, only following persons can vote by post, can vote by post। Number one, special voters,
स्पेशल वोटर्स मतलब जैसे अभी तो वो काम ही खत्म हो गया, आप बोल सकते हो। ये जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल, ये सारे स्पेशल वोटर्स होते हैं जो 85 ईयर से ज्यादा एज के होते हैं। तो पहले आप बोल सकते हो कि वो लोगों के द्वारा पोस्ट किया जा सकता था। पोस्ट करना मतलब आपके पास स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आप एक फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करोगे और उसको भर के आप अप्लाई करोगे पोस्टल वोटिंग के लिए। फिर उसके बाद आपके पास वो बैलेट आएगा, बैलेट पेपर आएगा, घर पे डिलीवर होगा पोस्ट के थ्रू। उसके ऊपर आप अपना लगा के थंब कि यहाँ पे मैंने वोट डालनी है, उसको किसको पकड़ा दोगे? पोलिंग ऑफिसर को। पोलिंग ऑफिसर को पोस्ट कर दोगे। तो ये बहुत झंझट वाला काम है, आप बोल सकते हो। अभी जो होम वोटिंग वाला सिस्टम स्टार्ट किया है, तो वहां पे स्टाफ जाएगा, वोट डलवा के ले आएगा। उसमें पहले अप्लाई करो कि मैंने पोस्टल वोटिंग करनी है, फिर आपके पास वो बैलेट पेपर वो पोस्ट करेंगे, फिर आप बैलेट पेपर को पोस्ट करोगे, तो वो बड़ा झंझट वाला काम है, आप बोल सकते हो। लेकिन हमारे देश में चलता है। एक तो स्पेशल वोटर्स है, दूसरे है सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स, सर्विस वोटर्स में लिखो कौन कौन से आते हैं। सर्विस वोटर्स में लिख लेना, सर्विस वोटर्स इंक्लूड नंबर 1 मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो मिलिट्री में है, आप बोल सकते हो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नंबर 2 मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स, मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स। अब देखो, अगर तो पुलिस वाले बंदे की ड्यूटी नहीं लगी है फिर तो जाके वो वोट करेगा। लेकिन अगर मान लो कि पंजाब पुलिस के बंदों को उठा के नागालैंड में भेज रहे हैं वोटिंग के दौरान, क्योंकि भेजते हैं, आपने देखा होगा, नॉट जस्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी भेजते हैं, बदली कर देते हैं। जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम्स वगैरह, इनको भी एक स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेट में, डीसीज वगैरह को एक स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेट में, चलो ये नहीं करेंगे तो ये तो पक्का ही करते हैं कि विद इन स्टेट बदलियां कर देते हैं। आपने सुना होगा कि पहले मान लो कि बंदा डीएसपी है, वो लगा हुआ है मान लो इधर बठिंडा वाले एरिया में, वहां से उसकी पोस्टिंग कर देंगे इलेक्शन के दौरान 3-4 महीने के लिए, उसको भेज देंगे गुरदासपुर। अब वो बंदा बठिंडा आके वोट करेगा, अगर मान लो उसका घर वहां पे है, वोटिंग उसकी वहां पे, तो वहां पे आके वोट करेगा? नहीं, वहां से वो पोस्ट कर सकता है। अरे वो गड़बड़ कर सकते हैं ना, वहां पे वो बैठे हुए हैं, उनकी जान पहचान है। वहां पे जो बंदा खड़ा होगा उनके साथ उनके टंके फिट होते हैं, आप बोल सकते हो कि कल को अगर तू जीत गया तो मेरी बदली नहीं होनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना, तो वो गड़बड़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हो। दूसरी जगह भेज दो जहां उनको कोई जानता ही नहीं, और जहां से वापस भी बुलाना है फिर वो 2-3 महीने के लिए होता है, फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, सिंपल सेफ्टी के लिए। नंबर 3 पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in a post outside India, in a post outside India। जैसे मान लो कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है, जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो इसमें भी आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस का कोई ऑफिसर है, अब वो सरकार का अफसर है, अब उसको भेजा हुआ है एज ए एम्बेसडर ऑफ रशिया, वो बंदा रशिया में बैठा है, क्या उसको वोट करने का अधिकार नहीं है? सरकार की ड्यूटी निभाने के लिए वो रशिया में बैठा है बंदा, तो वहां से वो पोस्ट कर सकता है अपनी वोट। तो ये सारे के सारे जो आपके पास आ जाते हैं, ये कौन से होते हैं? सर्विस वोटर्स। ये पोस्ट के थ्रू वोट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आर्मी वाला बंदा वोट नहीं करता, या पुलिस वाले जिसकी ड्यूटी लग जाती है वो वोट नहीं करता, या फिर जो लोग इंडिया से बाहर सर्व कर रहे हैं इंडिया के लिए वो वोट नहीं करते, सारे वोट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है उनके पास। नंबर 2 लिखना, पोलिंग बैलेट के बाद नंबर 2 लिखो, पोस्टल बैलेट के बाद नंबर 2 लिखो प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी, PROXY, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी समझते हो ना? कॉलेज वगैरह में तुम लोग लगवाते होगे कि नहीं लगवाते एक दूसरे की प्रॉक्सी, कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, टीचर को बोलना मेरी अटेंडेंस लगवा दे। मतलब किसी के भी हाफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना किसी को, आप बोल सकते, दैट इज प्रॉक्सी। तो लिखना इसमें, इट अलाउस रजिस्टर्ड इलेक्टर्स और वोटर्स, एक ही बात होती है, इट अलाउस रजिस्टर्ड इलेक्टर
or voter to delegate his or her voting to a representative, his or her voting to a representative, comma, nominated for the purpose, comma, this facility is only available for service voters, सर्विस वोटर बताए मैंने अभी आपको, सर्विस वोटर्स। अच्छा, उसमें मैंने दो ही लिखवाए आपको पोस्टल बैलेट में, एक सर्विस और एक स्पेशल, उसमें दो और है, उसमें ऐड करो, उसमें दो और है, हमने सर्विस वाला लिखवा के बंद कर दिया उसको। उसमें एक तो स्पेशल वोटर्स हैं पोस्टल बैलेट में, एक सर्विस वोटर है। सर्विस वोटर में तीन तरह के आते हैं, मैंने आपको बता दिए। तीसरे नंबर पे आता है वोटर्स ऑन ड्यूटी, जो टीचर्स वगैरह की ड्यूटी लग जाती है, उसमें तीसरे नंबर पे है वोटर्स ऑन ड्यूटी, ऐड कर लो, वोटर्स ऑन ड्यूटी। अब टीचर एक वोटर है, उसकी ड्यूटी लग गई, तो वो कैसे करेगा? पोस्ट के थ्रू कर सकता है, वोटर्स ऑन ड्यूटी। नंबर 4 एक और है उसमें, वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन वाला तो नहीं, प्रिवेंटिव वाला। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि मान लो आपको शक है, पुलिस को शक है कि ये बंदा कल को किसी का कत्ल कर सकता है, तो पुलिस वेट थोड़ी ना करेगी, कत्ल करेगा तो फिर इसको उठाएंगे, तो वो उसको पहले अरेस्ट कर लेते हैं कि वो क्राइम करने से उसको बचा लिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, आप बोल सकते हो। दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है पुनिटिव, जब बंदे ने क्राइम कर दिया उसके बाद उसको उठा के जेल में डालना। एक होता है शक के बिहाफ के ऊपर बंदे को उठा के जेल में रखना, आपको शक है कि ये क्राइम कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन मतलब नजरबंद करना, किसी बंदे को कैद में रखना। अरेस्ट करने का मतलब होता है जस्ट उसको पकड़ के गिरफ्तार करना, जिसको बोल देते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल में भी तो रखते हैं, उसको बोलते हैं डिटेंड करना, डिटेंशन करनी, आप बोल सकते हो। सर, हाँ जी। सर जो न्यू लॉज आए हैं ना अभी, इसमें तो ये चीज कर दी कि नहीं होगा, अगर वीडियो बनाओगे तभी आप रख सकते हो, वैसे शक के आधार पे नहीं उठा सकते आप किसी को, ये हो गया है ना इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उठा सकते, किसने बोला नहीं उठा सकते? नहीं सर, मैंने सुना है बोलते कि प्रूफ दो, ऐसे नहीं किसी को उठा सकते हो नहीं, विदाउट वो किसी। तो पहले भी है, वो कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी है। अगर किसी को डिटेंड करना है, मतलब आपने उठा के उसको रखना है, तो पुलिस थाने में नहीं रख सकती, दिस इज फॉर श्योर। अगर तुम लोग वो सीरियल देख के इस उलझन में हो कि वहां पे कोई सराखें बनी होती है और उसके पीछे उसको रख दिए, वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पुलिस उठाती है, उसको बोलते हैं अरेस्ट करना। पुलिस मैक्सिमम उस बंदे को अपने पास 24 घंटे के लिए रख सकती है, उससे ज्यादा उसको पुलिस थाने में रखा नहीं जा सकता। और मोस्ट ऑफ द पुलिस थाने में कोई जेल नहीं बनी होती, पुलिस थाने में कमरा होता है अलग से, वहां पे उसको बिठा देते हैं, फिर उसको पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा हुआ, उसके सामने पेश करते हैं। फिर जज उसको या तो बेल देगा या फिर उसको जेल में भेजेगा। और जैसे जज ने उसको जेल में भेज दिया, उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। अब पुलिस के हाथ में नहीं है, वो जज के हाथ में है। और जज तक पहुंचने से पहले जो उसको थाने में रखा, जो कि मैक्सिमम 24 घंटे तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। दो स्टेटमेंट थी, वन इज अबाउट पुलिस कस्टडी, दैट वाज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट दी हुई थी। वन इज अबाउट जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब बंदे को अरेस्ट करके मैक्सिमम पुलिस अपने थाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे रख सकती है। उसके बाद उसको जज के सामने पेश किया जाता है, जज वहां पे या तो उसको बेल दे देगा या फिर उसको जेल में भेजेगा। जज ने जेल में भेजा ना, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो जब आप किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए जाते हो, तो वहां पे लगता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट सिर्फ और सिर्फ तब नहीं लगता जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है।
कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके, कोई संगीन ऑफेंस, कोई रेप का केस है या मर्डर का केस है, आप बोल सकते हो। अब पुलिस देख रही है कि बंदे ने सामने मर्डर किया, तो पुलिस क्या बोलेगी, रुक हम पहले लेके आते हैं अरेस्ट वारंट, नहीं ना, पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी। अदरवाइज किसी को आपने डिटेंड करना है, डिटेंशन करनी है, तो वहां पे आप पहले अरेस्ट वारंट लेके आते हो। अब अरेस्ट वारंट जज ऐसे थोड़ी ना इशू कर देगा, पहले आप बताओगे कि आपको क्या शक है, तो वहां पे बताना तो पहले भी पड़ता है। लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाएगा, कि मतलब वहां पे आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा। जज के सामने जब आप जाओगे, दलील नहीं चलेगी, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि क्यों हम इस बंदे को उठाना चाहते हैं, हालांकि उस बंदे ने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन खत्म नहीं हुई है, वो तो अभी भी है और वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसके प्रोसीजर में थोड़ी बहुत सुधार किए गए हैं, सिंपल है ना। जेल्स में वोटिंग, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ जो बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो पोस्ट के थ्रू वोट कर सकता है। अगर कोई बंदा पुनिटिव डिटेंशन में है, जिसने क्राइम किया है, क्राइम करने के बाद उसको पकड़ा गया, आप बोल सकते हो, वो वोट नहीं कर सकता, सिंपल। लेकिन इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। वो भी हम करेंगे किस दिन, जिस दिन उस चीज के ऊपर हम आए। नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्रिमिनलाइजेशन। तो चलो फिर नेक्स्ट, इसी के साथ रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर तो आप देखो वीजा लेके वहां पे गए हो, फिर वो तो अलग बात होगी। आप अगर गवर्नमेंट ड्यूटी पे हो या फिर कुछ उस तरीके से गए, फिर आप पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते वोट। उसके अलावा जैसे मान लो कोई एनआरआई बंदा है, वैसे ही जाके कनाडा में बैठा हुआ है, वो बोले कि मैंने वहां से वोट करनी है, नहीं, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बोल सकते हो। ये सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए। सर्विस वोटर मतलब जो सरकारी मुलाजिम है, जो ऑन ड्यूटी बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं होता। एनआरआई वगैरह के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसी, फिलहाल के लिए तो नहीं है, आगे चल के हो जाए तो क्या कहना। नेक्स्ट लिखो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। तो इसमें लिखना ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स, क्या हो गया, पॉलिटिक्स। सो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डाटा, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डाटा गिवन बाय, recent data given by association, recent data given by association of democratic reforms, association of democratic reforms, ये इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमा 44%, 44% member of parliament, member of parliament face, F से FACE, face criminal charges, face criminal charges, ब्रैकेट में लिख लेना 2019 से 2024। इस बार वालों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पिछले इलेक्शंस में जो एमपी बने थे उनका डाटा है ये। अभी वालों का तभी आएगा ना डाटा अगली वाली रिपोर्ट में। ये 2019 में जो लोग इलेक्शन जीत के एमपी बने थे और 2024 तक जो बैठे हुए हैं, उसकी ये बात कर रहे हैं। उसमें से 44% एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। 44% एमपी, साथ में कॉमा लगा के लिख लो। 5% MPs are billionaire, बिलियंस ऑफ रुपीज जिनके पास, आप बोल सकते हो या डॉलर बोल सकते हो, बिलियनियर, BILLIONAIRES, बिलियनियर्स, मतलब बहुत अमीर है, बहुत अमीर। अब इतने अमीर कहां से बन गए, तो कोई गड़बड़ तो की होगी, आप बोल सकते हो। अब मोस्टली अगर आप एमपीज को देखोगे, चलो कुछ के खिलाफ तो रेप के केसेस भी बहुत के खिलाफ हैं, हरासमेंट के केसेस भी हैं,
कईयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे का कोई घोटाला किया हुआ है, कोई स्कैम या कुछ ना कुछ किया हुआ है, आप बोल सकते हो, तभी इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं। सो एमपीज में से 5% बिलियनियर हैं, बहुत अमीर, तो मतलब गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 50%, according to the report 50% of the MPs, ना ऐसे लिखो, of the total MPs facing criminal charges, of the total MPs facing criminal charges are from सबसे ज्यादा है यूपी, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है बिहार, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे तेलंगाना और नंबर 6 पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल एमपीज अगर आप देखोगे तो 543 हैं लोकसभा में, 245 हैं राज्यसभा में, टोटल कितने हो गए 788। 788 में से कितना बताया 44%, निकालो जल्दी, 788 का 44% बताओ मुझे जल्दी सारे। क्विक, हो गया सी सेट तुम्हारा तो जल्दी। कितनी कैलकुलेशन करोगे? थ्री 46 श्योर। 50% कितना हुआ 788 का, अब ये भी ये कैलकुलेट करेंगे। 788 का 50% कितना हुआ, करना लवप्रीत कैलकुलेट, जब भी बुरे हाल है। 50% कैलकुलेट कर रहे हो 394, तो 44% कितना हुआ 346, इतने बनेगा। 346 के अराउंड आप बोल सकते हो कि आपके जो एमपी हैं वो क्या है, क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। 346 के अराउंड, 346 के अराउंड, मोटा मोटा लगा लो 340 के अराउंड। 340 में से 50%, 340 का हाफ लगा लो, कितना हो गया 170। 170 के अराउंड जो एमपी हैं वो कहां से आ रहे हैं, इन 6 स्टेट से। जो टोटल जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं ना, उसमें से आधे कहां से आ रहे हैं, सिर्फ इन 6 स्टेट से। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो सबसे ज्यादा बुरे हाल जो है वो कहां पे है, यूपी में। और हिमाचल प्रदेश जो है 6वें नंबर पे आता है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है।
तभी मैंने हिमाचल लिखवा दी, नहीं तो टॉप 5 की हम बात करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे ये 6 स्टेट्स हैं जहां से ये 50% ऑफ द क्रिमिनल एमपीज आ रहे हैं, आप बोल सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, among these MPs, among these MPs 29% face, among these MPs 29% face serious criminal charges, 29% face serious criminal charges such as murder, comma, crime against women, crime against women, comma, attempt to murder, etc. क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सब आ जाएगा, रेप, हरासमेंट, ये सब आएगा। सो जितने टोटल आपके पास हमने लगाया कि अराउंड मानो 340 है, 340 में से 29% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो आपने क्रिमिनल्स को उठा के बिठा रखा है कहां पे? पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी पोस्ट पे। जब क्रिमिनल आपकी पॉलिटिक्स को चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो है वो आपकी क्रिमिनलाइज हो जाएगी जब उसमें क्रिमिनल्स को इन्वॉल्व कर दोगे। तो वो जो क्रिमिनल बंदा है वो तो फिर वैसे काम करेगा, खुद समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टर्म क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स, द टर्म क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या अगर कहीं पे आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो? द टर्म क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स इनफिल्ट्रेशन, साथ में इनफिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इनफिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, कॉमा, लॉ ब्रेकर्स, जो लॉ को तोड़ते हैं, लॉ ब्रेकर्स एंड करप्ट इंडिविजुअल्स, एंड करप्ट इंडिविजुअल्स into the political system, corrupt individuals into the political system, comma, who then use their influence, who then use their influence to further their personal interests, personal interests at the cost of citizens of India, at the cost of citizens of India. सो क्रिमिनलाइजेशन का मतलब है कि क्रिमिनल लोगों को, करप्ट लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आना। और वो लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो टिकते तो है नहीं, सिंपल सी बात है। वो फिर अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले एक मैंने कोई इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे एक पर्सन था, काफी सीनियर रिसर्चर था, आप बोल सकते हो पॉलिटिकल रिसर्चर, उसको पॉलिटिकल लीडर तो नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल रिसर्चर है। उसके द्वारा बोला गया कि उसने राजीव गांधी को भी देखा है काम करते हुए, उसने राहुल गांधी को भी देखा है। राहुल गांधी किसी भी तरफ से एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये उसका बोलना है कि इसकी कोई भी पॉलिसी, इसकी कोई भी बातचीत, इसका कोई भी षड्यंत्र जो ये रचता है, कोई भी कॉन्स्पिरेसी जो ये रचता है, एक पॉलिटिकल लीडर वाली नहीं है। मतलब वो समझ नहीं है पॉलिटिक्स की इसके अंदर। और फिर उसने बताया कि ये लोग अभी तक फिर पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं। अब कांग्रेस की जो ये फैमिली थी, अगर आप ध्यान से देखो, इंदिरा गांधी वाली फैमिली या नेहरू वाली फैमिली, इनके हाथ से पावर तो निकल चुकी है बहुत टाइम पहले से, आप बोल सकते हो। 2004 में ही मनमोहन सिंह को पावर में बिठा दिया गया था। तो इनको क्या जरूरत है पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए? तो वहां पे चक्कर ये पड़ता है कि इनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं उसके चार्जेस चल रहे हैं।
और जब तक ये पावर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेल से बचते रहेंगे। जिस दिन इनके पास पॉलिटिकल पावर ना हुई तो पकड़ के उसी टाइम इनको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस। कल को मान लो कि अगले इलेक्शंस में इंडिया वाली जो अलायंस है, इंडिया करके एक अलायंस बनाई है ना कांग्रेस और इन सब पार्टीज ने, 39 पार्टीज ने, मान लो इनकी अगली बार सरकार बन जाती है तो पीएम कौन बनेगा? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, हो नहीं पाता। कौन सब बनेगा? पक्का से फिर से लड़ जाएंगे ये। जो लीडर ऑफ लड़ते ऑपोजिशन बनता है वो बनेगा। कौन बना लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलते हैं अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर। इसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बनाया तो इट मींस ये पार्टीज कल को इसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे अगर जीत जाती हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ये अपने सारे केसेस खत्म कर देगा, A to Z खत्म। बस इस चीज के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज अगर जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, बट क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं? क्या पहले थे? नरेंद्र मोदी की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? इनके मिनिस्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सरकार वही होती है एक्चुअल में। वैसे तो सरकार में पूरे का पूरा पार्लियामेंट आता है, पूरे का पूरा एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी भी सरकार का पार्ट होती है, बट हम जिस सरकार को समझते हैं वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। वो क्लीन है बिल्कुल, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, एंड दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हाँ, इनके बहुत सारे एमपी है जिनके ऊपर ये चार्जेस चल रहे हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये चीज होती है कि यहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स को इन्वॉल्व करोगे तो वो आपकी पॉलिटिकल पावर का और आपके पैसे का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू कर्ब, कर्ब या कंट्रोल, CURB, टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं? टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो दो है यहाँ पे, इन दोनों को हमेशा याद रखना, आपको हेल्प करेंगे ये मेंस के आंसर राइटिंग में और प्री में भी इस्तेमाल आ सकते हैं। नंबर 1, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। इसमें लिखना, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट एनी एमपी और एमएलए, एनी एमपी और एमएलए कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, कन्विक्ट करना मतलब सजा देना, कन्विक्टेड ऑफ क्राइम विद मिनिमम, विद मिनिमम 2 years, 2 साल, मिनिमम 2 years of imprisonment, 2 years of imprisonment would cease, would cease to be member of house, would cease, CEASE, would cease to be member of house। सिंपल। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी एमपी एमएलए को किसी भी केस में 2 साल या 2 से ज्यादा साल की सजा हो जाती है तो उस बंदे को सदन की मेंबरशिप से बाहर कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी को किया गया था। निकाला गया ये 2023 में, अगर आपको याद हो 2023 में राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसको डेफामेशन के केस में, बदनामी करने के केस में आप बोल सकते हो 2 साल की सजा सुनाई थी गुजरात हाई कोर्ट ने। लेटर ऑन गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, तो दोबारा से ये लोकसभा में आ गया था, नहीं तो इसको निकाल दिया था ना, क्योंकि 2 साल की सजा मिल गई थी इसको।
ये लिली थॉमस केस में बोला गया कि अगर किसी एमपी एमएलए को किसी भी केस में 2 साल की कम से कम सजा मिलती है जेल की, तो उसको आप मेंबरशिप से बाहर कर दोगे, जीते हुए बंदे को निकाल दोगे सदन से। नंबर 2 केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा रिसेंट है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 2018। सो लिखना इसमें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट a person cannot be disqualified, a person cannot be disqualified from the membership of house, from the membership of house merely, merely, merely on the basis of criminal charges against them, on the basis of criminal charges against them। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मान लो किसी एमपी के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज आपने लगा दिया, क्रिमिनल चार्ज लगाना मतलब आपने केस किया उस बंदे के ऊपर, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। सो अगर ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर केस कर देगा, झूठा केस भी तो किया जाता है। सो किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, इसकी वजह से उस बंदे को सदन की मेंबरशिप से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर उसको 2 साल की सजा हो जाती है या फिर किसी ऐसे केस में सजा होती है जो डाउरी को प्रमोट कर रहा है, कास्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, या कोई भी सामाजिक इवल को प्रमोट कर रहा था वो बंदा, उस केस में उसको सजा हुई है, चाहे आप बोल सकते हो उसको 6 महीने की सजा हुई हो, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर किसी भी केस में 2 साल की सजा होगी फिर तो वो निकलेगा निकलेगा। अगर किसी सोशल इवल के केस में उसको सजा होती है फिर भी वो निकलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा है तो इल्जाम लगने के बेसिस के ऊपर उसको निकाला नहीं जा सकता। यही तो कारण है कि 44% बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, सिर्फ लगे हैं, प्रूव नहीं हुए। प्रूव हो जाएंगे तो निकाल देंगे उनको, सिंपल। अगर मान लो किसी ने वुमेन हरासमेंट के केस में, वो बंदा अंदर है, मतलब सदन के अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इसने वुमेन के साथ, किसी के साथ हरासमेंट की है। अब मान लो वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, इसको चाहे आप बोल सकते हो कि 1 साल की सजा हो, तो क्या इसको सदन में रखेंगे? नहीं, इसको निकालेंगे, क्योंकि वुमेन हरासमेंट क्या है? सोशल इवल है। रेप क्या है? सोशल इवल है, आप बोल सकते हो। तो ऐसे केसेस में नहीं रखते हैं इनको। अच्छा, मान लो जैसे डेफामेशन का केस था कि ये राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का मजाक बनाया था, मोदी सरनेम का मजाक बनाया था, तो ये कोई सोशल इवल तो है नहीं, लेकिन इस केस में 2 साल की सजा होगी, तो इस वजह के ऊपर आप बोल सकते हो इसको निकाल दिया गया। एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। यहां तक करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो न्यूज में बार बार चल रही थी ड्यू टू द इलेक्शंस। सो ये अप्रैल के मंथ में खास तौर पे बहुत न्यूज में चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी एक्टिव हो चुका था इलेक्शंस को लेकर, कि लेटर मई जून में जाके, मई में जाके इलेक्शंस होने थे, आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर यहां तक समझ आया? कोई डाउट इसमें? खुशप्रीत? यस सर। ठीक है, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।